तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वाली वीडियो में सोशोलॉजी का रिवीजन करना है। सोशोलॉजी पेपर 2 की 4th यूनिट्स भारत में सामाजिक वर्ग का रिवीजन करेंगे। तो इनकी भूमिका, सामाजिक वर्ग की संरचना कैसी है। तो कृषि वर्ग संरचना का अर्थ यानी कृषि वर्ग संरचना कैसी है। कृषि समाज में मुख्यतः भूमि संबंधों पर अधिक आधारित वर्ग संरचना को कृषि वर्ग संरचना की संज्ञा देती है। यानी भूमि के संबंधों पर आधारित संरचना जो है उसे कृषि वर्ग संरचना की संज्ञा देती है। यानी टॉपिक है भारत में कृषि वर्ग की संरचना। भारत में समाज यानी कृषि वर्ग के आधार पर, औद्योगिक वर्ग के आधार पर, भारत में मध्यम वर्ग कैसा है। तो कृषि वर्ग जो है कृषि वर्ग की संरचना की संज्ञा दी जाती है भूमि संबंधों के आधार पर। भारत में कृषि वर्ग और वर्ग का समाज का स्वरूप कैसा था। तो खेतों पर सामूहिक भूमि स्वामित्व था, यानी खेतों पर समूह के रूप में स्वामित्व था पहले। और वर्ग स्त्रीकरण का अभाव था, यानी वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण नहीं था। ये AR देसाई बताते हैं। फिर औपनिवेशिक शासनकाल जो चला, औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि वर्ग संरचना का उदय एवं स्वरूप हुआ। तो कृषि वर्ग का उदय हुआ, इसमें जमींदार वर्ग आया, फिर जमींदार पट्टेदार वर्ग आया, कृषि भूस्वामी आया, फिर श्रमिक वर्ग आया और दस्तकारों का वर्ग आया। तो जमींदार है, पट्टेदार है, भूमि का स्वामी है, श्रमिक है और दस्तकार वर्ग का उद्भव हुआ। भारत में कृषि वर्ग के संबंध यानी औपनिवेशिक शासनकाल जब था तो कृषि वर्ग के संबंध कैसे थे। तो असमानता और शोषण पर आधारित संबंध थे। आधुनिक भारत में कृषि वर्ग की संरचना और स्वरूप आधुनिक भारत में कैसा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि संबंधों में समानता लाने का प्रयास किया और इसके लिए जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, सीलिंग कानून आदि द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए। मतलब सीलिंग कानून लागू किया गया और इस दिशा में प्रयास किए गए। परंतु स्वतंत्रता के बाद भी कृषि संबंधों में वर्ग विद्यमान रहा और इसका उल्लेख अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है। तो कृषि सीलिंग कानून जो थे, जमींदारी व्यवस्था का ख़त्म कर दी गई और जो सीलिंग में जमीन यहाँ वहाँ बिखरी थी उसको एकत्र किया गया, चक्रीकरण किया गया सीलिंग में। और भूमि निश्चित भूमि से ज़्यादा नहीं रख सकता कोई एक परिवार या व्यक्ति, तो उसका लिए गए, लेकिन फिर भी विद्यमान रही है। और अलग अलग विद्वान जैसे डैनियल थॉर्नर का वर्गीकरण, इन्होंने मालिक, किसान और मजदूर के रूप में वर्गीकरण किया है। मालिक होता है, किसान होता है और मजदूर। मालिक जो अनुपस्थित जो भूमि है उस पर का स्वामी होता है और खेती करता है और श्रमिक उसमें मजदूरी बस करता है। फिर DN धनाग्रे का वर्गीकरण, इन्होंने बड़े जमींदार वर्ग जो अधिक भूमि के स्वामी हैं, धनी कृषक वर्ग जिनके पास 15 से 50 एकड़ भूमि के स्वामी हों और जो खेती मजदूरों से कराते हैं, तो धनी कृषक वर्ग हो गया। मध्यम कृषक वर्ग जो 5 से 10 एकड़ भूमि के स्वामी हैं और परिवार के साथ खुद खेती करते हैं, तो परिवार के साथ कृषि कार्य करते हैं, तो मध्यम कृषक वर्ग है। फिर निर्धन कृषक वर्ग जिनके पास भूमि बहुत कम है और इसलिए वे दूसरों की भूमि को खेत पर बटाई के रूप में लेते हैं और खेती करते हैं, या कभी कभी कृषि श्रमिक के रूप में, यानी किसान जो है श्रमिक के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो ये निर्धन कृषक वर्ग है। तो एक जमींदार वर्ग है, एक धनी कृषक वर्ग है, एक मध्यम कृषक वर्ग है, फिर निर्धन कृषक वर्ग है। फिर भूमिहीन कृषक जिनके पास भूमि बिल्कुल भी नहीं है, तो जो दूसरों के खेतों पर अन्य क्षेत्रों पर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी बस करते हैं, यानी ये मजदूरी करते हैं, इनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है और ये किसान नहीं है, यानी मजदूर हैं। समझो कृषि कार्य करने वाले मजदूर हैं। तो ये भूमिहीन कृषि श्रमिक कहलाएंगे। अब आधुनिक भारत में कृषि वर्ग के संबंध आधुनिक भारत में कैसा है आज के टाइम में। तो अंग्रेजी शासन की अपेक्षा शोषण कम हुआ है। अंग्रेजों के टाइम पे ज़्यादा शोषण था, परंतु आज भी अपेक्षित लक्ष्यों से दूर है और कृषक शोषण जारी है, यानी कृषि में आज भी दूर है और शोषण जारी है। आधुनिक भारत में कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन के कारक, यानी आधुनिक भारत में जो कृषि वर्ग है, कृषक वर्ग संरचना में परिवर्तन के कारक क्या हैं।
तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधुनिक भारत में अंग्रेजों के शासनकाल की तुलना में कृषि वर्ग संरचना में व्यापक परिवर्तन आया है और इसे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। जैसे जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ है और जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमि की जो जोत रहे हैं जो उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। फिर भूदान आंदोलन चलाए गए, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, कृषि का बाजारीकरण किया गया, लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा कृषि मजदूरों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास और मध्यम वर्गीय जातियों की स्थिति में सुधार किया गया। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष है कि निश्चित रूप से आज़ादी के बाद कृषि वर्ग संरचना में निहित असमानता एवं शोषण को कम करने का प्रयास किया गया है। यानी आज़ादी के बाद कृषि की जो संरचना है उसमें असमानता और शोषण को कम करने का प्रयास किया गया और यह प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। बावजूद इसके आज भी कृषि सामाजिक संरचना में विषमता है, यानी फिर भी विषमता विद्यमान है, परंतु इस विषमता का क्षेत्रीय वितरण एक समान नहीं है। यानी हर जगह एक समान विषमता नहीं है। जहां भूमि सुधार कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं रहा वहां विषमता अधिक है और भूमि सुधार कार्यक्रम को सफल बनाकर लोक कल्याणकारी राज्य को मजबूत करके एक समता मूलक कृषि समाज की स्थापना को संभव बनाया जा सकता है। भारत में औद्योगिक वर्ग संरचना, भारत की औद्योगिक वर्ग संरचना का अर्थ, तो औद्योगिक वर्ग संरचना कैसी है? तो औद्योगिक समाज में आर्थिक आधारों पर निहित समूह और इन समूहों के मध्य निर्मित संबंधों की पूर्ण अवस्था को औद्योगिक वर्ग संरचना की संज्ञा दी जाती है। यानी उद्योगों के आधार पर जो आर्थिक समूह बने हैं उनकी संरचना की संज्ञा दी जाती है, औद्योगिक वर्ग संरचना की संज्ञा दी जाती है। इसमें वर्ग स्थिरीकरण के स्वरूप के रूप में भारत में औद्योगिक वर्ग का जैसे अंग्रेजी शासन काल में उद्भव हुआ और स्वतंत्रता के बाद इसका विस्तार हुआ। तो भारत में औद्योगिक वर्ग संरचना का स्वरूप कैसा है? व्यापारी और उद्योगपति, यानी व्यापारी है और उद्योगपति वर्ग है। फिर व्यवसायी कुशल श्रमिक वर्ग, यानी व्यवसाय करने वाले कुशल श्रमिक है जिसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, मैनेजर, जिनकी आकार में निरंतर वृद्धि हुई है और 91 के आर्थिक सुधारों के बाद इस वर्ग का आकार सबसे अधिक बढ़ गया है। दो उद्योगपति हैं, दूसरे जो कुशल श्रमिक वर्ग हैं जो ज़्यादा हाई लेवल अच्छा काम करते हैं। फिर छोटे व्यापारी दुकानदार वर्ग हैं, अकुशल श्रमिक वर्ग है। लेकिन 1991 के बाद की इनकी स्थिति में गिरावट आई है, जिन्हें कुशलता नहीं है यानी कार्य नहीं आता है तो वे उनकी स्थिति में गिरावट आई है। भारत में औद्योगिक वर्ग के संबंध, औद्योगिक वर्ग कैसा है? तो औपनिवेशिक शासन काल के संबंध में शोषक और शोषित वर्ग के रूप में संबंध रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक वर्ग संबंध में सुधार हुआ और शोषण में कमी आई। फिर 91 के लेकिन औद्योगिक वर्ग संबंधों में मुख्यतः अकुशल श्रमिकों की स्थिति में गिरावट आई। 91 के जो हुआ वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो उससे अकुशल श्रमिक जिन्हें रोज मतलब ज़्यादा हाई स्किल काम नहीं आता है तो उनकी स्थिति में गिरावट आई है और संबंधों में शोषण प्रारंभ हो गया है। निष्कर्ष, निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक वर्ग संबंधों में समानता की दिशा में परिवर्तन संभव हुआ है। मतलब जो स्वतंत्र हुआ है भारत तो उसके बाद औद्योगिक वर्ग संबंध में समानता तो आई है, लेकिन 91 के बाद से औद्योगिक वर्ग संबंध में पुनः शोषण और असमानता में वृद्धि हुई है। वर्तमान पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विनिमय करके और लोक कल्याणकारी राज्य को मजबूत करके इस असमानता और शोषण को कम किया जा सकता है। पूंजीवादी उत्पादन अधिक किया जाए, विनिमय किया जाए उसका उत्पादन का अच्छे से, और लोक कल्याणकारी राज्य को मजबूत बनाया जाए तो इस शोषण को, असमानता को कम किया जा सकता है।
है भारत का मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की क्या वर्ग स्थिति की संरचना है? समानता वर्ग संरचना में मध्यम वर्ग पर उपस्थित वर्ग को मध्यम स्तर पर जो उपस्थित है उसे मध्यम वर्ग की संज्ञा दी जाती है। और विशेषता आधुनिक शिक्षा प्राप्त है, तो मध्यम वर्ग आधुनिक शिक्षा प्राप्त है। वह वर्ग है जो मानसिक श्रम करने वाला सफेद पोस्ट नौकरी करता है, मध्यम वर्ग कहलाता है। यानी सफेद पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग है, और शिक्षा प्राप्त वर्ग भी है ये। भारत में मध्यम वर्ग का लक्षण और संरचना क्या है, प्रकृति कैसी है उनकी? सो सफ़ेद पोष है, मानसिक श्रम करने वाला, मानसिक रूप से नॉलेज के आधार पर काम करने वाला वर्ग है, और उच्च शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी वर्ग है। आरंभ में उच्च और बाद में पिछड़ी और निम्न जातियों के संबंधित है ये, मतलब उच्च जातियों से संबंधित है और पिछड़ी निम्न जातियों से भी संबंधित है। मुख्यतः नगरों में निवास करते हैं और पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने वाला वर्ग है, यानी पश्चिमी संस्कृति को अपना रहा है। दीपांकर गुप्ता बताते हैं ये उच्च उपभोग की प्रवृत्ति वाले वर्ग है, यानी उपभोग अधिक करता है, अधिक धन लोलुप और सुविधा भोगी, यानी अधिक सुविधा की मांग है इसकी। गरीबों का शोषण करता है और मूल्यों एवं मापदंडों से विचलन प्रदर्शित करने वाला है, यानी मूल्य मापदंडों से हट रहा है ये वर्ग। भारत में मध्यम वर्ग का उद्भव का हुआ तो अंग्रेजी शासन काल में हुआ, जिसमें व्यापार में वृद्धि और व्यापारी वर्ग का उद्भव हुआ। अंग्रेजी शासन काल में जो व्यापार हुआ और व्यापारी वर्ग का उद्भव हुआ। प्रशासनिक के रूप में, प्रशासनकर्ता के रूप में आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रशासक वर्ग का उद्भव हुआ। औद्योगिकरण में कुशल श्रमिक वर्ग का उद्भव हुआ। फिर आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यापारी, यानी व्यापारी के रूप में, कुशल श्रमिक वर्ग के रूप में और प्रशासनकर्ता के रूप में, और व्यापारी व्यापार में वृद्धि के कारण व्यापारी वर्ग का उद्भव हुआ है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कैसा है संबंध है, तो प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि के साथ प्रशासक वर्ग का विस्तार है, यानी प्रशासक वर्ग है भारत में। औद्योगिक विकास के साथ कुशल श्रमिक वर्ग का विकास है। प्रत्येक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में विशिष्ट कर्मियों का विकास हुआ, यानी सेवा क्षेत्र में लगे भाई लोग हैं जो, तो उनका विकास हुआ। तो तृतीय सेवा वर्ग का विकास हुआ है। जो प्रशासक हैं औद्योगिक रूप में जो कुशल श्रमिक वर्ग हैं, और तृतीय सेवा क्षेत्र वाले हैं। भूमि सुधार और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में एक नए किसान वर्ग का विकास हुआ है, यानी भूमि सुधार हुआ, हरित क्रांति हुई तो नए किसान वर्ग का विकास हुआ। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद क्या हुआ, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के साथ सेवा क्षेत्र, विपणन क्षेत्र, कॉल सेंटर आदि के रूप में रोजगार के नए अवसरों का विस्तार हुआ। फलतः मध्यम वर्ग का आकार में और वृद्धि हुई और 10% से 35% तक मध्यम वर्ग बढ़ गया। तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ, जिसके बाद मध्यम वर्ग का आकार में विस्तार हुआ और 35% तक हो गया। तो मध्यम वर्ग के उद्भव के कारण क्या थे, तो आधुनिक मूल्य व्यवस्था का प्रसार हुआ, आधुनिक मूल्य आए, आधुनिक शिक्षा आई, फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण हुआ, मशीनीकरण हो गया और स्वचालनीकरण हुआ। मशीन के कारण काम होने लगे और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार हुआ और बाजार अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण हुआ, बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ। इस तरह से वो मध्यम वर्ग और निकल कर आया। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में मध्यम वर्ग यानी समाज के विकास में और अर्थ के विकास में कैसे भूमिका है, तो सकारात्मक भूमिका में सुधार आंदोलन द्वारा समाज में व्यापक कुरीतियों का उन्मूलन किया इन्होंने। समाज में जो कुरीतियाँ थी उनके उन्मूलन में मध्यम वर्ग की भूमिका है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व और राष्ट्रवाद का विकास किया। तो यार देसाई का कथन है कि स्वतंत्रता का राष्ट्रवाद का विकास किया, लोकतंत्र की स्थापना और सरकार का संचालन
किया। आधुनिक संविधान कानून का निर्माण और आधुनिक समाज का विकास हुआ। आधुनिकीकरण और सामाजिक आर्थिक विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो आधुनिकीकरण आया और विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, ये सब हुआ। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास में सहयोग, और वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया और आर्थिक विकास में सहयोग किया, ये मध्यम वर्ग था। नकारात्मक भूमिका, सांस्कृतिक विकृति को उत्पन्न करके भारतीय संस्कृति के समक्ष संकट, यानी संस्कृति को उत्पन्न, लेकिन इसकी हानि मध्यम वर्ग की ये है कि इसने संस्कृति को समाप्त करने पर वो किया कि संस्कृति में उत्पन्न विकृतियाँ उत्पन्न कर दी और संकट उत्पन्न किया। जैसे संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, आतंकवाद आदि ये सब आ गए हैं मध्यम वर्ग के। फिर मूल्य मापदंडों से विचलन प्रदर्शित करने वाले भारतीय मूल्य एकात्मकता को कमजोर, मानी भारतीय जो एकता थी उसको कमजोर किया है, क्योंकि इसने मूल मापदंड थे उनमें उनसे अलग होता जा रहा है ये समाज। और नरम राज्य के रूप में भारत के विकास में बाधक है ये। मूल्यांकन मध्यम वर्ग के संदर्भ में स्पष्ट है कि भारत का मध्यम वर्ग का उदय आधुनिक घटना है। मध्यम वर्ग का उदय ये आधुनिक घटना है और इसमें भारतीय सामाजिक जीवन को सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया है। अंग्रेजी शासन काल में स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करके भारतीय राष्ट्र के विकास को संभव बनाने से लेकर स्वतंत्र सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विकास में इस वर्ग की उल्लेखनीय भूमिका है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास किया, तो ये उसकी सहयोग उसने किया। साथ ही यह भी सही है कि यह वर्ग व्यक्तिवाद का विकास और राष्ट्रवाद का विरोधी है। उसने अपना व्यक्तित्व का विकास करना चाहा, अपना विकास करना चाहा, तो ये राष्ट्रवाद का विरोधी और उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रसारित करने वाला, यानी उपभोक्तावादी इसको अधिक उपयोग करना है, तो भ्रष्टाचार समाज में आया, तो भ्रष्टाचार को इसने प्रोत्साहित किया और पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण द्वारा भारतीय संस्कृति के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया आदि के में महत्वपूर्ण रहा है। फिर किंतु इसके योगदान पर समग्रता से विचार किया जाए तो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में इस वर्ग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और इस रूप में भारत में मध्यम वर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और अभी भी बना हुआ है। भारत में मध्यम वर्ग के संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए, जैसे A.R. देसाई ने अध्ययन किया, योगेंद्र सिंह ने, पवन कुमार वर्मा ने और दीपांकर गुप्ता ने अध्ययन किया है। A.R. देसाई का अध्ययन है। तो मार्क्सवादी समाजशास्त्री A.R. देसाई ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास की सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा मार्क्सवादी नजरिए से की है। तो A.R. देसाई ने जो राष्ट्रवाद है विकास की चर्चा मार्क्सवादी नजरिए से की है। करते हुए उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी नीतियों से उत्पन्न कृषि संबंधों, औद्योगिक संबंधों में विषमता और शोषण का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग ने, यानी अंग्रेजी को शासन था तो उसमें जो कृषि संबंध थे, औद्योगिक संबंध थे, तो उनमें शोषण विद्यमान था और उस शोषण जो है उसमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग ने शोषित श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग को उनके शोषण के बारे में जागरूक किया और उन्हें संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कहते हैं इस तरह से उन्होंने मार्क्सवादी नजर से विश्लेषण किया है। इस रूप में देसाई ने मध्यम वर्ग की भूमिका को 3 रूपों में दर्शाया, जैसे मध्यम वर्ग जिन्हें भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जी शामिल थे। फिर वे मध्यम वर्ग जिन्होंने भारत को आधुनिक और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया, आधुनिक बनाया और तर्कसंगत, तो अमृत गांधी और मुजफ्फर अहमद आदि थे।
फिर वे मध्यम वर्ग जो मध्यम मार्गी थे, यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करते, सर्वाधिक थे और जिन्हें धर्म आधुनिकता को संयुक्त करके दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकार, जैसे राजा राममोहन राय और मौलाना आजाद ये थे जिन्होंने मध्यम वर्ग के लिए दोनों को स्वीकार किया दोनों। अब है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने मध्यम वर्ग का उद्भव व्यापारीकरण में वृद्धि और औद्योगिक विकास के कारण संभव हुआ। ये बताते हैं कि औद्योगिकरण हुआ और व्यापारीकरण हुआ तो संभव हुआ। भारत में औद्योगिक विकास के साथ उद्यमशीलता के विकास हुआ। औद्योगिकरण हुआ तो उद्यमशीलता का विकास हुआ और मुख्य नगरों ने तथा बाद में गाँव में मध्यम वर्ग के रूप में नवीन वर्ग का उद्भव हुआ। तो योगेंद्र सिंह का मानना है कि यह मध्यम वर्ग पश्चिम का अंधानुकरण करने वाला तो महत्वाकांक्षी वर्ग है। परिणामतः ये संप्रदायवाद, भाषावाद, अलगाववाद जैसे आंदोलन का सूत्रधार भी रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में सहयोग करके भारत को सामाजिक, आर्थिक और विकास हेतु भी महत्वपूर्ण रहा है। ये उनका कथन था। अब है पवन कुमार वर्मा का है। पवन कुमार वर्मा ने अपने अध्ययन में मध्यम वर्ग के उद्भव को उपनिवेशवाद से जोड़ते हुए यह दर्शाया है कि कैसे अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत में व्यापारी मध्यम वर्ग, पेशेवर मध्यम वर्ग यानी डॉक्टर, वकील आदि और प्रशासनिक बौद्धिक मध्यम वर्ग का उद्भव संभव हुआ है। तो पवन कुमार वर्मा ने मध्यम वर्ग को सामाजिक मापदंडों एवं मूल्यों में विचलन प्रदर्शित करने वाला तथा आडंबरपूर्ण धर्म प्रेम दर्शाने वाले वर्ग के रूप में परिभाषित किया है और भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास में इस वर्ग की भूमिका के संदर्भ में बताया है कि यह वर्ग सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला भी रहा है, यानी यह खुद का विकास भी करना चाहता है और महत्वाकांक्षी वर्ग है। दीपांकर गुप्ता। हाल ही में समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता ने भारत एवं चीन के मध्यम वर्ग के तुलनात्मक अध्ययन यानी पेटेंट ऑफ मिडिल क्लास कम्युनिकेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया में भारत और चीन के मध्यम वर्ग की उपभोक्तावादी आदतों और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखा है और बताया है। तो दीपांकर गुप्ता हैं, उन्होंने भारत चीन की मध्यम वर्ग की तुलना की है और अध्ययन करके बताया कि भारत में पिछले 20 वर्ष में मध्यम वर्ग का तीव्र विकास हुआ है, लगभग 30% और यह नया मध्यम वर्ग है। तो लगभग 30% विकास हुआ है। मतलब पिछले 20 वर्षों में मध्यम वर्ग का 30% विकास हो गया है और नौजवानों नगरीय लोगों का है ये, मतलब जो 30% है तो नौजवान नए लोग हैं जो और नगर क्षेत्रों में रहते हैं जिनकी आदतें अमेरिकी उपभोग यानी अमेरिका के भोगवाद की तर्ज पर विकसित हो रही हैं और इस वर्ग की जीवन शैली अत्यधिक और उसके उपभोग में क्वालिटी एंड बॉन्ड का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें क्वालिटी और ब्रांड इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसे क्वालिटी चाहिए और ब्रांड चाहिए, तो इसमें इस तरह के मध्यम वर्ग का उन्होंने विकास हुआ है। दीपांकर गुप्ता का मानना है कि भारत के मध्यम वर्ग का आचरण 19वीं सदी के यूरोप के मध्यम वर्ग से एकदम भिन्न है, यानी 19वीं सदी का जो पहले मध्यम वर्ग था उससे आज का मध्यम वर्ग बिल्कुल अलग है। यूरोपीय मध्यम वर्ग लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने में, यानी जो उस समय का मध्यम वर्ग था 19वीं सदी का, इसमें ये सब नेता शामिल थे, तो वो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना चाहते थे और सामाजिक न्याय की स्थापना करने और लोगों के मध्य व्याप्त विषमता की समाप्ति पर बल देना चाहते थे। वे ऐसे थे। दीपांकर गुप्ता के अनुसार
यूरोप की तर्ज पर भारत में मध्यम वर्ग के विकास की प्रवृत्ति गायब है, क्योंकि यहाँ के मध्यम वर्ग की प्रवृत्ति अधिकतम सुख प्राप्त करने एवं विषमता को बढ़ाने वाली है। यानी अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते थे और इनका लक्ष्य अधिक सुख की प्राप्ति है, और इसलिए यह वर्ग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो अधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी तैयार है, लेकिन यूरोप की तर्ज वाला जो मध्यम वर्ग है अब वो समाप्त है। तो ये क्लास समाप्त होती है आज। आप करेंगे अगला रिवीजन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।